हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोरम। दोस्तों, यदि आप 5512 जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपको 20 प्रश्न उत्तर प्रदेश जीके के संबंधित मिलेंगे और 5 प्रश्न उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के मिलेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम कानपुर में कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? दोस्तों, कानपुर में एक कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। इस कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी पर रखा गया है, यहाँ पर ये पूछा है। तो कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। तो किसके नाम पर रखा गया है? चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और यदि इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। क्लियर? इस बात को भी याद रखेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कानपुर के बारे में। कानपुर से और क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, इस बात को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर? दोस्तों, आप जानते हैं कि कानपुर में 18 मंडल हैं, सॉरी उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। इन 18 मंडल में से कानपुर भी आपका एक मंडल है और कानपुर मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? कानपुर मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं और मंडल से रिलेटेड अब प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि कौन सा जिला किस मंडल के अंतर्गत आता है। तो कानपुर मंडल के अगर अंतर्गत हम बात करें तो आपका कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, एफबीडी का मतलब फर्रुखाबाद यहाँ पर है, कन्नौज और इटावा और आपका औरैया। ये 6 डिस्ट्रिक्ट कानपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं, इस बात को याद रखेंगे। बाकी और क्या आपको कानपुर में देखने को मिलेगा? कानपुर में आपको बलहपारा झील देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। बलहपारा झील कहाँ पर है? बलहपारा झील आपकी कानपुर में। इसके अलावा मोती झील की अगर हम बात करें तो मोती झील भी आपके कानपुर को देखने को मिलेगी। कानपुर में आपको जेके कैंसर संस्थान देखने को मिलेगा, जेके कैंसर संस्थान। क्लियर? इसके अलावा जेके मंदिर की अगर हम बात करें, जेके टेम्पल, तो जेके मंदिर भी आपको कानपुर में देखने को मिलेगा। क्लियर? इसके अलावा कानपुर में आपको वाल्मीकि आश्रम देखने को मिलेगा। वाल्मीकि आश्रम की अगर हम बात करें, वाल्मीकि आश्रम, तो वाल्मीकि आश्रम आपको कानपुर में देखने को मिलेगा और कानपुर में कहाँ? बिठूर में मिलेगा। आप जानते हैं कि कानपुर किस नदी के किनारे? कानपुर गंगा नदी के किनारे, इस बात को भी याद रखेंगे, गंगा नदी के किनारे। क्लियर? इसके अलावा कानपुर से और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं? कानपुर में आपको भीतरगांव, गुप्तकालीन भीतरगांव देखने को मिलेगा। क्लियर? तो भीतरगांव कहाँ पर है? आपका कानपुर में है। इसके अलावा और हम पॉइंट डिस्कस करें कानपुर से रिलेटेड, तो आप जानते हैं कि ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आपको एनएसआई, एनएसआई कहाँ देखने को मिलेगा? एनएसआई का मतलब है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये आपका कानपुर में, इस बात को भी याद रखेंगे। आईआईपीआर कहाँ पर है? आईआईपीआर आपको कानपुर में देखने को मिलेगा। कानपुर का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर पल्सिस रिसर्च। ठीक, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर मिलेगा? आपका कानपुर में मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम कानपुर की हम बात करें, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में, इंपॉर्टेंट है। भारतीय चमड़ा एवं जूता रंगाई संस्थान, क्लियर, इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? कानपुर में। इसके अलावा आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का वित्तीय निगम पूछें तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम आपका कानपुर में है, इस बात को याद रखेंगे और ये इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना भी पूछी जाती है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कब स्थापित हुआ? तो 1954 को ये स्थापित हुआ था, 1 नवंबर 1954, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? कानपुर में। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कहाँ पर है? ये आपका कानपुर में देखने को मिलता है। क्लियर? इसके अलावा और अगर हम कानपुर की बात करें, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कानपुर। क्लियर? कानपुर में आपको और क्या देखने को मिलता है? अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो आप कहेंगे ये कानपुर में है। कौन सी टेक्नोलॉजी की हमने बात की? उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल 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 टेक्नोलॉजी
टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। क्लियर, ये कहाँ पर है? आपका कानपुर में है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कहाँ पर है? उद्योग निगम लिमिटेड, ये आपका उत्तर प्रदेश में है और ये इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो ये 1958 1958 को इसकी स्थापना हुई। इसके अलावा आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान, क्लियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपका कहाँ है? कानपुर में है, उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा यूपी सीडा। क्लियर, यूपी सीडा कहाँ पर है? यूपी सीडा आपका कानपुर में है और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें ये 1961 को बना था, पूछा जाता है। यूपी सीडा का मतलब है उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हिंदी में कहें उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिकी विकास प्राधिकरण। कहाँ पर है? ये आपका लखनऊ में इंपॉर्टेंट है, सॉरी कानपुर में है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर है? ये आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आपका कानपुर में है। तो किसकी बात करें हम लोग? डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये कहाँ पर है? ये भी आपका कानपुर में है। क्लियर। इसके अलावा अगर हम हिस्टोरिक ऐतिहासिक बात करें तो आप जानते हैं दोस्तों 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किसने किया था? ये भी पूछा जाता है। 1857 की क्रांति के समय कानपुर से नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने। क्लियर, किन्होंने किया था? तात्या टोपे द्वारा किया गया था, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें कानपुर से और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे दोस्तों, अगर हम बात करें कानपुर की तो कानपुर में कानपुर षड्यंत्र हुआ था। ये प्रश्न पूछा जाता है कानपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? क्लियर, कानपुर षड्यंत्र केस की अगर हम बात करें तो ये किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका 1924 में हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। कानपुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कब हुआ था? 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कानपुर में। कब हुआ था? 1955 में, सॉरी 1955 में, सॉरी 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू द्वारा की गई थी। क्लियर। और सरोजनी नायडू कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला है, जबकि पहली महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट है। क्लियर, ये बात, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर, इस बात को करते हैं हम थोड़ा मिनिमाइज, ये पॉइंट हम लोग समझ चुके हैं। अब थोड़े और इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे कानपुर से रिलेटेड। ये पॉइंट तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार, क्लियर, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जनगणना के अनुसार 2011 की गणना के अनुसार अगर हम लोग देखें तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला, आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? दशकीय वृद्धि वाला जिला। क्लियर, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिन्होंने 10 सालों में सबसे कम जनसंख्या में वृद्धि की? वो है आपका कानपुर। क्लियर, कानपुर है। अगर दूसरे नंबर का पूछा जाए तो आपका हमीरपुर। क्लियर, दो तो ये याद होनी चाहिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अगर हम डिस्कस करें तो आपसे पूछा जाएगा कि सेकंड साक्षरता वाला जिला, कानपुर जो आपका सेकंड साक्षरता वाला जिला है, सेकंड साक्षरता वाला जिला। क्लियर, साक्षरता वाला जिला इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ पर है? अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक साक्षरता कहाँ है तो वो आपका गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक साक्षरता है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो कानपुर दूसरे नंबर पर आता है, इस बात को याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, महिला साक्षरता वाला जिला,
साक्षरता वाला जिला। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले की बात करें तो उसमें आपका कानपुर नंबर 1 आता है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? और इसको भी मिनिमाइज़ करते हैं, थोड़ा पेज जगह नहीं है। सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा कहाँ से? ऑप्शन चाहे कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप प्रश्न को अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर? 1-2 पॉइंट अगर और हम बात करें तो दोस्तों कानपुर से कुछ पत्रिकाएँ रिलीज़ होती थी जो इम्पोर्टेंट है, प्रश्न में पूछी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ब्राह्मण आपकी एक पत्रिका है जिसका प्रकाशन कानपुर से होता था, इस बात को याद रखेंगे। और कब हुआ था ये प्रकाशन? 1883 में ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन कानपुर से हुआ था और इसके संपादक पूछे जाएँ, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र। क्लियर? कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र इस पत्रिका के संपादक थे। ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? कानपुर से होता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? एक और पत्रिका है जिसका प्रकाशन 1910 में ईस्वी में हुआ था, जिसका नाम है प्रताप। क्लियर? इंपॉर्टेंट है ये। प्रताप नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? कानपुर से होता था। इसका भी प्रकाशन कहाँ से होता था? कानपुर से होता था। और इसके संपादक की अगर हम बात करें तो गणेश शंकर विद्यार्थी। क्लियर? गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे। दोस्तों कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी से एक मेडिकल कॉलेज भी है जो कि हैलेट के सामने बना हुआ है। क्लियर? इस बात को भी याद रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कानपुर से। हम लोग इसी तरह से हर सेट हर क्वेश्चन करने वाले हैं जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। पहला कथन क्या कह रहा है कि मार्च 2026 में 26 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कच्चे तेल के भंडार मिले। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि यह तेल के भंडार ओएनजीसी द्वारा खोजे गए। तीसरा कथन क्या कह रहा है? ये कच्चे तेल के भंडार लगभग 3000 मीटर की गहराई पर पाए गए। अब ये करंट का क्वेश्चन है, डिटेल एक ही कौन से कथन दिए गए हैं, इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश में बलिया जिले में तेल के भंडार पाए गए और ये तेल के भंडार ओएनजीसी ने ही खोजे और ये 3000 मीटर की गहराई पर ही पाए गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन 1 और 2 तीनों ही सही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। क्लियर? ये पूरी बात याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है, तेल के भंडार कहाँ पाए गए? बलिया में पाए गए। या ऐसे भी पूछा जा सकता है, जो बलिया जिले में तेल के भंडार पाए गए ये किसने खोजा? ये आपका ओएनजीसी ने खोजा। कितनी गहराई पर मिले? 3000 मीटर की गहराई पर ये तेल के भंडार मिले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला है। कह रहा है कि जनसंख्या दृष्टि से नगरों की बात कर रहा है कि कौन से ऐसे नगर हैं जो सबसे बड़े 5 हैं। नगरों की बात कर रहा है यहाँ पर, याद रखना। ओवरऑल जनसंख्या की बात नहीं कर रहा है, उन नगरों की बात कर रहा है। क्लियर? तो अगर हम इस बात को देखें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े 5 नगर की हम बात करें तो पहले आपका आ जाता है कानपुर नगर। क्लियर? कानपुर नगर के बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका लखनऊ। लखनऊ के बाद आता है आपका गाजियाबाद। गाजियाबाद और गाजियाबाद के बाद आता है आपका आगरा। आगरा के बाद आता है आपका वाराणसी। क्लियर? ये 5 नगर हैं उत्तर प्रदेश के जिनमें सबसे अधिक जनसंख्या कानपुर में, फिर लखनऊ में, फिर गाजियाबाद में, फिर आगरा में और फिर वाराणसी में। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा और वाराणसी। कानपुर, लखनऊ, गाजिया, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन है नहीं यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज ए राइट आंसर। याद रखेंगे सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर बात करें कानपुर, दूसरे नंबर पर लखनऊ, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद, चौथे नंबर पर आगरा और पांचवें नंबर पर वाराणसी। ये तो यहाँ रहा सबसे अधिक। इसके अलावा पूछा जा सकता है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले पूछा जा सकता है। क्लियर? तो हम लोग डिस्कस करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले।
5 एटलीस्ट याद होने चाहिए, 5 जिलों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका आ जाता है प्रयागराज। फिर प्रयागराज जिला सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, ये याद रखेंगे। दूसरे नंबर पर आता है आपका मुरादाबाद। क्लियर, मुरादाबाद। तीसरे नंबर पर आता है आपका गाजियाबाद। चौथे नंबर पर आता है आपका आजमगढ़। और 4 ही याद रखेंगे। क्लियर, बाकी 4 याद रख लेते हैं। क्लियर। इसके अलावा और पॉइंट क्या पूछा जा सकता है, अगर आपसे पूछा जाए न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, यहाँ तो मैक्सिमम पूछा जा सकता है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले की अगर हम बात करें, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, मतलब अगर हम न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपका है महोबा। क्लियर। महोबा के बाद दूसरा सबसे छोटा जिला जो है वो आपका है चित्रकूट। तीसरा सबसे छोटा जिला हमीरपुर। और चौथा सबसे छोटा जिला श्रावस्ती। क्लियर, ये बात को याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें और पॉइंट क्या पूछा जा सकता है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला। पूछा जाए आपसे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला या शहरी जनसंख्या वाला जिला भी जा सकता है। जनसंख्या वाला जिला, अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या या शहरी जनसंख्या वाला जिला, तो सबसे ज्यादा है आपका गाजियाबाद। क्लियर, कहाँ पर है, सबसे ज्यादा गाजियाबाद में। दूसरे नंबर पर आपका लखनऊ आता है और तीसरे नंबर पर आपका कानपुर नगर आता है। क्लियर। इसके अलावा पूछा जाएगा कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। क्लियर, यहाँ तो सर्वाधिक पूछ लिया, ये भी तो पूछा जा सकता है कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला। अगर आपसे पॉइंट पूछा जाए न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, नगरीय जनसंख्या। क्लियर, अगर ये पूछा जाए न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, तो सबसे कम आपका है श्रावस्ती में। दूसरे नंबर पर आते हैं चित्रकूट और तीसरे नंबर पर आता है कौशाम्बी। क्लियर, तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एग्जाम ओरिएंटेड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। प्रश्न कह क्या रहा है, कथन क्या कह रहा है, कथन नंबर पहला कह रहा है कि हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने संत तथा समाज सुधारक माता कर्माबाई की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। क्लियर। दूसरा कथन क्या कह रहा है, भारतीय डाक टिकट ये डाक टिकट उनकी 1009वीं जयंती पर जारी किया गया। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कथन उनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हुआ। अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय डाक विभाग ने माता कर्माबाई की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया, ये पॉइंट अपने आप में ठीक है। क्लियर, ये डाक टिकट उनकी 1009वीं जयंती पर जारी किया गया, ये भी बिल्कुल ठीक है। क्लियर, दूसरा पॉइंट भी ठीक है। उनका जन्म प्रयागराज में हुआ, ये बात गलत है। इनका जन्म प्रयागराज में ना होकर उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में इनका जन्म हुआ था। क्लियर, झांसी जिले में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है, यानी कि कथन 1 और 2 सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। क्लियर, 1 और 2 ठीक है। जन्म इनका कहाँ हुआ है, झांसी में हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रचार हेतु मतलब किस लिए जो है कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। कन्या सुमंगला योजना का क्या उद्देश्य था उत्तर प्रदेश में शुरू करने का, यहाँ पर ये पूछा है। तो लड़कियों के स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक को निर्धारित या उनका सशक्तिकरण करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगर हम कन्या सुमंगला योजना की बात करें तो पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई। क्लियर, तो इस योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 को कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत हुई। पहले इसमें राशि दी जाती थी 15,000 रुपये।
क्लियर। पहले इसमें 15,000 रुपये दी जाती थी, बट अब ये राशि नहीं जाती। वर्तमान में इस राशि को बढ़ाकर 2024-25 में 25,000 रुपये कर दिए गए हैं। तो पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कन्या सुमंगला योजना में कितने रुपए दिए जाते हैं? 25,000 रुपये दिए जाते हैं। और ये 25,000 रुपये कितने चरणों में दिए जाते हैं? ये 6 चरणों में दिए जाते हैं, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। अगर उन 6 चरणों की बात करें तो पहले चरण में आपका जन्म होने पर, किसी कन्या के जन्म होने पर पहले चरण में जो राशि दी जाएगी वो आपकी 5,000 राशि दी जाएगी। दूसरे चरण की अगर हम बात करें, जब बच्ची 1 वर्ष की हो जाएगी, 1 वर्ष की होने पर 2,000 रुपये दिए जाएँगे। तीसरे चरण में अगर हम बात करें, जब बच्ची फर्स्ट क्लास में, पहली कक्षा में पढ़ेगी, तो उसको 3,000 रुपये दिए जाएँगे। क्लियर? चौथे चरण में कब दिए जाएँगे? जब बच्ची 6th क्लास में हो जाएगी। जब बच्ची 6th क्लास में पढ़ेगी, तब फिर उसको 3,000 रुपये दिए जाएँगे। 5वें चरण में कब दिए जाएँगे? जब बच्ची 9th क्लास में होगी। क्लियर? जब वो कन्या 9th क्लास में आ जाएगी, तब उसको 5,000 रुपये दिए जाएँगे। और 6th चरण में जब वो लड़की ग्रेजुएशन करेगी, तो उसको 7,000 रुपये दिए जाएँगे। क्लियर? तो इसी प्रकार से ये टोटल मिलाकर कितने रुपए हो जाते हैं? 25,000 रुपये दिए जाते हैं। ये कन्या सुमंगला योजना में जो है, एक परिवार में अधिकतम 2 बच्चियों को मिलेगा। क्लियर? कितनी? 2 बेटियों को ये मिलेगा। क्लियर? अगर एक घर में 2 ही बच्चियाँ लड़कियाँ पैदा होती हैं या कन्याएँ पैदा होती हैं, 2 कन्याओं को लाभ मिलेगा, तीसरी होती है तो नहीं मिलेगा। ये इसका उद्देश्य है, मतलब ये इसके योजना का फॉर्मेट है। क्लियर? तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस राज्य में या किस राज्य ने हाल ही में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश राज्य ने की है। क्लियर? किस राज्य ने की है? उत्तर प्रदेश राज्य ने की है। और ये कहाँ पर प्रस्तावित है, ये कहाँ पर बनेगी, इसकी अगर हम बात करें तो ये आपके वाराणसी में बनेगी। क्लियर? ये डॉल्फिन सवारी कहाँ बनेगी? इसका निर्माण वाराणसी में कहाँ किया जाएगा और किसमें? गंगा नदी पर किया जाएगा। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए ये डॉल्फिन सफारी का संरक्षण हेतु किसका निर्माण किया गया है? इनके संरक्षण के लिए डॉल्फिन मित्र का निर्माण किया गया है, या यूं कहें डॉल्फिन डॉल्फिन मित्र की नियुक्ति की गई है। क्लियर? ये पॉइंट याद रखेंगे, डॉल्फिन मित्र की नियुक्ति की गई है। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए डॉल्फिन का आईयूसीएन स्टेटस क्या है? आईयूसीएन स्टेटस इसका इंडेंजर्ड, लुप्त प्राय इसका आईयूसीएन स्टेटस है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संगम योजना का मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो विकलांगों का कल्याण की वृद्धि करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। संगम योजना शुरू कब हुई? 15 अगस्त 1996 को ये योजना शुरू हुई थी। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? क्लियर? यहाँ पर पूछा जा रहा है ये पीएसी रिवोल्ट हुआ था, इस टाइम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? अगर आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि पीएसी विद्रोह कब हुआ था। क्लियर? पीएसी विद्रोह की अगर हम बात करें, ये मई 1973 को हुआ था। क्लियर? कब हुआ था? मई 1973 को हुआ था। पीएसी की अगर हम बात करें, पीएसी की फुल फॉर्म है प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी। क्लियर? कॉन्स्टेबलरी। दरअसल ये विद्रोह था प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी विद्रोह, इसका हिंदी में नाम है। इसका रीजन था जो वहाँ के कांस्टेबल थे वो चाहते थे उनको बेहतर वेतन मिले और उनकी कार्य स्थिति अच्छी हो, ये मांग की गई थी। और इसमें जिस बटालियन ने भाग लिया था इस विद्रोह में, 3 बटालियन ने इसका विद्रोह किया था। क्लियर? या विद्रोह किया था 3 बटालियन। वो कहाँ कहाँ की थी? एक आपकी बरेली की थी, एक आपकी मेरठ की थी और आपकी आगरा। इन 3 बटालियनों ने विद्रोह किया था। क्लियर? तो इस टाइम उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो आपके थे कमलापति त्रिपाठी।
क्लियर? कौन थे? कमलापति त्रिपाठी मुख्यमंत्री थे। इनके अगर हम कार्यकाल की अगर हम बात करें तो ये 4 अप्रैल 1971 से लेकर आपके 12 जून 1973 तक मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। क्लियर? अगर हम चौधरी चरण सिंह की बात करें तो चौधरी चरण सिंह 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एच.एन. बहुगुणा भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एच.एन. बहुगुणा का पूरा नाम है हेमवती नंदन बहुगुणा, और बनारसी दास भी आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कमलापति त्रिपाठी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आपका आगरा में स्थित है। कहाँ पर है? आगरा में है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना 14 सितंबर 1953 को की गई। क्लियर? ईयर याद रखेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं आगरा के बारे में। आगरा की अगर हम बात करें तो आगरा आपका एक मंडल है। आगरा मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, इस बात को याद रखेंगे। कौन कौन से जिले आते हैं? एक आपका आगरा आता है, दूसरा आपका फिरोजाबाद आता है, तीसरा आपका मैनपुरी आता है, मैनपुरी, और आपका मथुरा। ये 4 जिले आगरा मंडल के अंतर्गत आते हैं, इस बात को याद रखेंगे। आगरा में आपको वटेश्वर मेला पूछा जाता है। वटेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो वटेश्वर मेला आप कहेंगे आगरा में लगता है। इसके अलावा कैलाश मेला पूछा जाए तो आप कहेंगे आगरा में लगता है। सुलह कुल महोत्सव इंपॉर्टेंट है। सुलह कुल महोत्सव जो इस हिंदू मुस्लिम एकता का महोत्सव माना जाता है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये आपका आगरा में मनाया जाता है। इसके बाद गणगौर मेला कहाँ पर लगता है? गणगौर मेला आपका आगरा में लगता है, इस बात को याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है सुर सरोवर झील। प्लस सुर सरोवर झील कहाँ पर है? सुर सरोवर झील आपका आगरा में है, इस बात को याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है एतमा उद दौला का मकबरा कहाँ पर है? बाकी तो आप आगरा, ताज, लाल किला ये तो जानते ही हैं। ये भी पूछा जाता है एतमा उद दौला का मकबरा एतमा उद दौला का मकबरा कहाँ पर है? आगरा में है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय पूछा जाए कहाँ पर है? पूछा जाए राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे ये आपका आगरा में स्थित है। आगरा में आपका केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल भी है। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल कहाँ पर है? शिक्षण मंडल। क्लियर? ये आपका कहाँ पर है? ये आपका आगरा में, इस बात को याद रखेंगे। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट ये आपका आगरा में देखने को मिलता है। इसके अलावा नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट ये भी है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज ये कहाँ पर है? ये आपका आगरा में है। अगर आगरा का हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट देखें तो आगरा का चमड़े के उत्पाद, क्लियर, चमड़े के उत्पाद यहाँ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, ना कि पेठा। ये कंफ्यूज ना करना। इसके अलावा इस चीज़ को थोड़ा मिनिमाइज करते हैं। ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक और पॉइंट पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड कहाँ पर है? राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड ये कहाँ पर है? ये आपका आगरा में है। और इसकी स्थापना कब हुई? ये इसकी स्थापना 1974 को हुई, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? ये तो कुछ इम्पोर्टेंट थे। एक और पॉइंट आगरा में अगर याद करें तो कीठम ताल कहाँ पर है? कीठम ताल आपका आगरा में है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? बाकी और जो पॉइंट आएंगे और क्वेश्चन के हिसाब से करते चलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये आपको आपके निखिल सिंघल को दिया गया है। क्लियर? उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? निखिल सिंघल इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? इंपॉर्टेंट है। अभी ये हमें पता होना चाहिए कि वाराणसी जिले में मेनली कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। क्लियर? तो इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम वाराणसी में जनजाति की हम बात करें तो आपको वाराणसी में चेरो जनजाति देखने को मिलेगी, गोंड जनजाति वाराणसी में देखने को मिलेगी, खरवार जनजाति आपको वाराणसी में देखने को मिलेगी, धुरी जनजाति वाराणसी में देखने को मिलेगी, ओझा जनजाति वाराणसी में देखने को मिलेगी। इसके अलावा नायक जनजाति देखने को मिलेगी और पथारी जनजाति देखने को मिलेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियां जो वाराणसी में निवास करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेरो देखने को मिलती है, गोंड भी मिलती है, खैरो भी मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सहरिया इज अ राइट आंसर। सहरिया आपकी कहाँ की जनजाति है? इंपॉर्टेंट है। सहरिया ललितपुर की जनजाति है। कहाँ की जनजाति है? ललितपुर की जनजाति है। क्लियर? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में कुल जनजाति की अगर हम बात करें तो प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति कितने परसेंट है? क्लियर? पॉइंट ध्यान देना किस बिंदु को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति प्रतिशत पूछा जाए। क्लियर? उत्तर प्रदेश में जितनी भी जनसंख्या उसका कितना परसेंट अनुसूचित जनजाति निवास करती है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि 0.6% निवास करती है। क्लियर? कितनी करती है? 0.6%। इस बात को याद रखेंगे। अगर यही पॉइंट अगर आपसे पूछा यह जाए कि भारत की कुल जनसंख्या का, क्लियर? बिंदु को ध्यान देना, भारत की कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति का परसेंट कितना है? क्लियर? भारत की कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति कितना निवास करती है? तो आप करेंगे 8.6%। 8.6% भारत की कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति निवास करती है। अगर बिंदु यही पूछा जाए कि भारत की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में कितना परसेंट निवास करती है? क्लियर? पॉइंट ये है कि भारत की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में निवास, कुल जनजाति का, मतलब भारत में कुल जनजाति का, यहाँ पर जनसंख्या की नहीं होगा, यहाँ पर होगा जनजाति। मतलब भारत में जितनी भी जनजाति निवास करती है उसका उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत है? क्या ये बिंदु यहाँ पर कहना चाह रहा है। तो 1.09% निवास करती है। तीनों ही पॉइंट को एक बार हम फिर क्लियर कर देते हैं। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति कितना परसेंट है? आपका 0.6% है। वहीं यदि ये पूछा जाए भारत की कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति कितना निवास करती है? तो आपका 8.6% निवास करती है। अगर पॉइंट ये पूछा जाए कि भारत की कुल जनजाति, भारत में जितनी जनजाति, ये जो 8.6% जनजाति है, इसका उत्तर प्रदेश में कितनी जनजाति निवास करती है? तो 1.09% निवास करती है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर हम कल्याण पत्रिका की बात करें तो कल्याण पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? इसका प्रकाशन किया जाता है गीता प्रेस द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? गीता प्रेस द्वारा। और ये कब से प्रकाशित कर रहे हैं? 1927 से इसका प्रकाशन उत्तर प्रदेश से हुआ। और गीता प्रेस आप जानते हैं कहाँ पर है? ये तो आपका गोरखपुर में है। क्लियर? गीता प्रेस कहाँ पर है? गोरखपुर में। इस कल्याण पत्रिका के संपादक की बात की जाए, इंपॉर्टेंट है,
संपादक भी पूछे जाते हैं। तो इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार हैं। क्या नाम है? हनुमान प्रसाद पोद्दार। क्लियर? संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोद्दार इसके संस्थापक हैं, संपादक हैं। तो कल्याण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होती है? गोरखपुर से होता है, इस बात को याद रखेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं गोरखपुर के बारे में। क्लियर? इस पॉइंट को क्लियर हुआ है? ये हम लोग मिनिमाइज करते हैं। ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं गोरखपुर के बारे में। गोरखपुर से और क्या एग्जाम में ओरिएंटेड पॉइंट बनेंगे, ये डिस्कस करें। दोस्तों 18 मंडल में गोरखपुर भी आपका एक मंडल है और गोरखपुर मंडल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 4 जिले आते हैं। इस बात को याद रखेंगे, ये डिजिट भी याद रखेंगे कि कितने जिले किसके अंतर्गत आते हैं, ये भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर हम गोरखपुर मंडल की हम बात करें तो इसमें आपका गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। महाराजगंज, महाराजगंज गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आता है। इसके अलावा देवरिया गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आता है और आपका कुशीनगर। क्लियर? कुशीनगर, ये 4 जिले गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। गोरखपुर किस नदी के किनारे, ये भी पूछा जाता है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, इस बात को याद रखेंगे, राप्ती नदी के किनारे। इसके अलावा गोरखपुर में आपको खिचड़ी मेला मिलता है। खिचड़ी मेला कहाँ पर लगता है? खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है। इसके अलावा यहाँ पर सरयू महोत्सव मनाया जाता है। सरयू महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? सरयू महोत्सव गोरखपुर में मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन संस्थान पूछा जाए कहाँ पर है? ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। राहुल सांकृत्यायन संस्थान, राहुल सांकृत्यायन संस्थान कहाँ पर है? ये आपका गोरखपुर में है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? एम का मतलब है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। क्लियर? मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये आपका गोरखपुर में है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पर है? ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वीर बहादुर नक्षत्रशाला। क्लियर? ये वीर बहादुर नक्षत्रशाला कहाँ है? गोरखपुर में, इस बात को याद रखेंगे। गोरखपुर में एक चिड़ियाघर है जिसे हम कहें प्राणी उद्यान है। शहीद अशफाक उल्लाह खां, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में 3 ही प्राणी उद्यान है, एक आपका कानपुर में, एक आपका लखनऊ में और एक गोरखपुर में। प्राणी उद्यान कहाँ पर है ये? तो गोरखपुर वाले प्राणी उद्यान का नाम क्या है? शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ पर है? ये आपका गोरखपुर में है। दोस्तों गोरखपुर में आप जानते हैं कि जब लखनऊ का काकोरी षड्यंत्र हुआ था 1925 को, फिर उसमें फांसी दी गई थी। तो काकोरी षड्यंत्र के तहत जो फांसी दी गई थी, गोरखपुर में फांसी किसे दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को। क्लियर? राम प्रसाद बिस्मिल, ये पूछा जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ पर दी गई थी? गोरखपुर में दी गई थी, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा गोरखपुर में आपको रामगढ़ ताल देखने को मिलता है। कौन सा ताल देखने को मिलता है? रामगढ़ ताल कहाँ पर देखने को मिलता है? गोरखपुर में देखने को मिलता है। क्लियर? इसके अलावा और डिस्कस पॉइंट करें, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गोरखपुर। क्लियर? गोरखपुर में आपको देखने को मिलेगा गीडा। गीडा की फुल फॉर्म पूछी जाती है। गीडा का मतलब होता है गोरखपुर, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्लियर? ये गीडा की फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1989 को ये गीडा बना था। क्लियर? इस बात को भी याद रखेंगे। दोस्तों एक पॉइंट ये याद रखेंगे कि अक्टूबर 2024 में गोरखपुर में क्या हुआ था? अक्टूबर 2024 में, ये करंट का प्रश्न है, पिंक बस टॉयलेट का लोकार्पण किया गया था। कौन सी बस का? पिंक बस टॉयलेट।
यहाँ पर लोकार्पण किया गया और लोकार्पण किसने किया था? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया था। लोकार्पण किनके द्वारा? योगी जी द्वारा किया गया था, इस बात को भी याद रखेंगे। तो पिंक टॉयलेट का लोकार्पण कहाँ किया गया था? गोरखपुर में किया गया था, इस बात को भी याद रखेंगे। बाकी आपका गोरखपुर में एक गौरव संग्रहालय स्थापित है। गौरव संग्रहालय पूछा जाए तो कहाँ पर है ये? गौरव संग्रहालय। गौरव संग्रहालय आपका गोरखपुर में ये बन रहा है और आई थिंक बन के तैयार भी हो गया होगा। इसके अलावा यहाँ पर गोरखपुर में रोड टू स्कूल कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। पूछा जाएगा कि रोड टू स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? रोड टू स्कूल कार्यक्रम। रोड टू स्कूल कार्यक्रम की हम बात करें तो ये आपका गोरखपुर में हुआ था। क्लियर? और कब हुआ था? 20 अगस्त 2024 को हुआ था। क्लियर? ये जो पूछा जाए अगर ये रोड टू स्कूल कार्यक्रम किसके समान है या ये किसका नया रूप है, तो स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान का नया रूप है। क्लियर? अभियान का नया रूप है आपका रोड टू स्कूल कार्यक्रम और ये कहाँ पर हुआ? गोरखपुर में हुआ। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल्याण पत्रिका कहाँ से होती है? गोरखपुर से। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के स्थान दिए और ऐतिहासिक मेले दिए हैं। अगर हम जल विहार मेला की हम बात करें तो ये आपका बुंदेलखंड का मेला है, बिल्कुल ठीक है। बटेश्वर मेला आपका कहाँ लगता है? बटेश्वर मेला आपका आगरा में लगता है और आगरा तो आपका पश्चिमांचल जिला है, पश्चिम का जिला है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर राज्य का नाम, जिले का नाम नहीं देकर वो क्षेत्र का नाम दे दिया, ये भी ठीक है। बलदेव छठ मेले की अगर हम बात करें तो बलदेव छठ मेला आपका फरीदाबाद में लगता है। क्लियर? फरीदाबाद। और फरीदाबाद कहाँ का? हरियाणा का फरीदाबाद। क्लियर? और शुक्रताल आपका मुजफ्फरनगर में लगता है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलदेव छठ मेला पूर्वांचल का मेला नहीं है। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध, कुशीनगर बुद्ध धर्म के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ पर क्या बौद्धिज्म धर्म से रिलेटेड है? क्या यहाँ पर बौद्ध यहाँ पर पैदा हुए थे? कुशीनगर में जन्म हुआ था? नहीं। अगर हम डिस्कस कर लेते हैं, चलो गौतम बुद्ध बुद्ध जी के बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं गौतम बुद्ध जी के बारे में। क्लियर? अगर हम बुद्ध जी के जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। तो ये तो इनका गलत हो गया, कुशीनगर में तो इनका जन्म हुआ नहीं। क्लियर? बाकी इनको ज्ञान प्राप्त की हम बात करें, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान प्राप्ति हुई थी इनको पुनपुन नदी के किनारे, पुनपुन नदी के किनारे। और ये कहाँ पर? बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। क्लियर? और पीपल वृक्ष के नीचे, ये बात हम जानते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति इनको कुशीनगर में हुई नहीं। इनको महापरिनिर्वाण की अगर हम बात करें, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण को बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, इस बात को याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए इन्होंने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? उपदेश की अगर हम बात करें तो इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? तो ये ज्ञान प्राप्त करने के वजह यहाँ पर उन्होंने पहला उपदेश दिया, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ये बात भी गलत है। यहाँ मर गए थे, हाँ यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे गौतम बुद्ध जी के घोड़े का नाम पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? घोड़े का नाम, इनके घोड़े का नाम था कंथक। क्लियर? इस बात को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले नेक्स्ट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा? यह भी अच्छा प्रश्न है। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा? तो भारत का एथेंस वर्नियर ने कहा। किनके द्वारा कहा गया? वर्नियर के द्वारा कहा गया। वर्नियर ये कौन थे? ये एक फ्रांसीसी चिकित्सक थे। क्लियर? बर्नियर कौन थे? फ्रांसीसी चिकित्सक थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किनके दरबार के चिकित्सक थे अगर ये पूछा जाए तो ये दारा सिको, क्लियर?
मुगल राज मुगल राजकुमार दारा सिकोह के ये दरबारी चिकित्सक थे। क्लियर, इस बात को याद रखेंगे। अगर हम काशी की अगर हम बात करें तो काशी आपका 16 महाजनपद में एक महाजनपद था। क्लियर। और उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद थे। तो इस महाजनपद की अगर राजधानी पूछी जाए, काशी महाजनपद था और हर एक जनपद की अपनी राजधानी थी महाजनपद की। तो काशी की राजधानी क्या थी? तो काशी की राजधानी वाराणसी थी, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर, वाराणसी इसकी राजधानी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? क्लियर, 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ। तो कह रहा है कि इनमें से कौन से पॉइंट ठीक हैं? लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस थी। तो कह रहा है कि जो कुशीनगर हवाई अड्डा था, इसमें पहली अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस कौन सी थी? वो फ्लाइट श्रीलंका एयरलाइंस थी, ये बिल्कुल ठीक है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नहीं, कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। क्लियर, उत्तर प्रदेश में अगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। क्लियर, जिसमें से आपका एक लखनऊ, वाराणसी और एक आपका जेवर वाला प्रस्तावित हो, एक आपका अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो भी निर्माणाधीन है। क्लियर, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्टार्ट हुआ आपका कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक इज अ राइट आंसर। क्लियर। बाकी अगर हम कुशीनगर की बात करें, कुशीनगर कुशीनगर का मुख्यालय पूछा जाता है कहाँ पर है? हर एक जिले के अपने मुख्यालय हैं। ज्यादातर जिलों के मुख्यालय उनके ही जिले के नाम पर है। कुछ जिले हैं ऐसे जिनके मुख्यालय हटकर हैं। तो कुशीनगर का मुख्यालय पूछा जाए तो पडरौना कुशीनगर का मुख्यालय है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य नहीं होना चाहिए, किस उत्तर प्रदेश के किस जिले, यहाँ पर जिले होना चाहिए, किस जिले की मिठाई इमरती को जीआई टैग मिला है? इमरती किस राज्य की किस जिले की मिठाई है जिसको जीआई टैग मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो जौनपुर की इमरती को जीआई टैग मिला है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितने जीआई टैग मिल चुके हैं, तो 77। क्लियर, 77 जीआई टैग मिल चुके हैं उत्तर प्रदेश को, ये बात को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ये तो सरल क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के कोयले के भंडार सिंगरौली में पाए जाते हैं। और सिंगरौली है कहाँ पर? सिंगरौली आपका सोनभद्र में है। क्लियर, सिंगरौली कहाँ पर है? आपका सोनभद्र में है। अगर हम सोनभद्र की अगर हम बात करें तो सोनभद्र किस मंडल के अंतर्गत आता है? सोनभद्र मिर्जापुर मंडल के अंतर्गत आता है। क्लियर, किस मंडल के अंदर आता है? अंतर्गत आता है, मिर्जापुर मंडल के अंतर्गत आता है। और अगर मिर्जापुर मंडल की हम बात करें तो मिर्जापुर मंडल में 3 जिले आते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। कौन कौन से आते हैं? एक आपका स्वयं मिर्जापुर आता है, एक आपका सोनभद्र आता है और एक आपका भदोई। भदोई डिस्ट्रिक्ट किस मंडल के अंतर्गत आता है? ये आपका मिर्जापुर मंडल के अंतर्गत आता है, जिसे हम संत रविदास नगर भी कहा जाता था। अगर हम सोनभद्र की डिस्कस करें तो यहाँ पर सीमेंट कारखाना है। क्लियर, सीमेंट कारखाना कहाँ पर है? सोनभद्र में। और वो किस जगह पर है? चुर्क एंड डला। क्लियर, चुर्क एवं डला में आपका सीमेंट कारखाना है और ये दोनों कहाँ है? सोनभद्र में है। सोनभद्र की अगर हम बात करें तो पहला ग्राम वन, ठीक, इसका एक गांव है जिसका नाम है बेलहत्ती ग्राम। क्लियर, बेलहत्ती ग्राम। बेलहत्ती ग्राम कहाँ है? सोनभद्र में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन है। क्लियर, उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन कौन सा है? बेलहत्ती ग्राम, और ये कहाँ पर है? सोनभद्र में। इसके अलावा सोनभद्र की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला, प्रतिशत वाला जिला, वो आपका कौन सा है? वो आपका सोनभद्र है। इसके अलावा सोनभद्र की अगर हम बात करें
तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, ये पूछा जाए तो भी सोनभद्र है। सर्वाधिक अनुसूचित अनुसूचित जनजाति वाला जिला, जनजाति वाला जिला कौन सा है, ये आपका सोनभद्र है। आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, वो आपका कौन है, सोनभद्र है। तो सोनभद्र आपका 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। वो 4 राज्य पूछे जाए कौन-कौन से हैं, आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। क्लियर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सोनभद्र में आपका रेणुकूट है। रेणुकूट कहाँ है, रेणुकूट आपका सोनभद्र में है। रेणुकूट में क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हिंडाल्को इंडस्ट्रीज है। तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज कहाँ पर है, इंडस्ट्रीज, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज आपका रेणुकूट में, और रेणुकूट कहाँ है, आपका सोनभद्र में है। सोनभद्र का अगर आपसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पूछा जाए तो कालीन यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर। इसके अलावा सोनभद्र में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को हम करते हैं मिनिमाइज। ये पॉइंट तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बात करें तो आपको कुछ डैम यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है गोविंद बल्लभ पंत सागर, बल्लभ पंत सागर कहाँ पर है, और ये आपका सोनभद्र में, और ये आपका रिहंद नदी पर, इस बात को भी याद रखेंगे। ये एक कृत्रिम जलाशय भी है, ये भी याद रखेंगे, कृत्रिम डैम है या जलाशय। इसके अलावा आपसे पूछा जाए ओबरा डैम कहाँ पर है, ओबरा डैम आपका सोनभद्र में देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। कन्हर डैम कहाँ पर है, कन्हर डैम या कन्हर बांध कहाँ पर है, कन्हर बांध भी आपका सोनभद्र में, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है। आगरा आप जानते हैं कि निर्यात केंद्र है, खुर्जा भी निर्यात केंद्र है, मेरठ भी निर्यात केंद्र है। इन ऑप्शन में प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एक निर्यात केंद्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। तो किस क्षेत्र में सबसे निराशाजनक संभावनाएं हैं, सेवा क्षेत्र में निराशाएं हैं उत्तर प्रदेश में। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूपीएसआईडीसी, यूपीएसआईडीसी उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यहाँ पर ये बात कर रहा है। क्लियर। यूपीएसआईडीसी का मतलब क्या है, यूपी से उत्तर प्रदेश, एस से आपका स्टेट, आई से आपका इंडस्ट्रीज, डी से आपका डेवलपमेंट और सी से आपका कॉर्पोरेशन। क्लियर, इस बात को याद रखेंगे। ये है कहाँ पर इसका मुख्यालय, तो पहले क्वेश्चन जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने बताया था ये आपका कानपुर में है, और जिसे यूपी सीडा के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो मार्च 1961 में इसकी स्थापना हुई, इस बात को याद रखेंगे। बाकी कानपुर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण क्या किया गया। प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क थी, इसका नाम बदल दिया गया, किसके नाम पर रख दिया गया, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया है। और चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली कब मारी थी। क्लियर। इन्होंने अपने आप को गोली कब मारी थी, ये अगर पूछा जाए तो 27 फरवरी 1931 को इनकी मृत्यु हुई थी, या ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। रेहंद परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। भारत में हरित क्रांति के लिए, सॉरी उत्तर प्रदेश नहीं, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले जिलों की अगर हम बात करें तो आपके पश्चिमी जिले, जिसमें से आपका उत्तर प्रदेश,
पंजाब और हरियाणा। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक की बात पूछी जाए, ये पूछा जाता है, तो आप कहेंगे कि एम एस स्वामीनाथन। क्लियर? एम एस स्वामीनाथन। अगर आपसे पूछा जाए पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक, तो नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। क्लियर? इस बात को भी याद रखेंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है। उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी फसल है जो प्रमुख तिलहनी फसल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राई और सरसों उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल है। तो दोस्तों ये हमारे द्वारा कराए गए 25 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ ये सेट आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा और आपने ये नोटिस किया होगा किस तरह से डिस्कस करेंगे। इस तरह से अगर आप हमारे द्वारा कहीं प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन छूटने वाला है और काफ़ी कुछ रिवीजन होगा, है ना? तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।